हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा 2 नवंबर से आप लोगों का इंटर अकाउंट का जो एग्जाम है, आपको उसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, चैप्टर को रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। आपका प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो क्या हमें इस टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या ऑडिट करना चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपने एग्जाम के दौरान ड्यूरिंग 3 आवर्स किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट आपका 100% पेपर कंप्लीट हो जाए। देखिए बेटा, आपका जो अकाउंट का एग्जाम है ना, अकाउंट का पेपर है ना, ये मोस्ट स्कोरेबल बल्कि मैं बोलूंगा सब्जेक्ट है। बहुत ही आराम से आप इसमें 80+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। और एक बात और, ये आपका पहला पेपर है इन कंपैरिजन टू अदर पेपर। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जितना टाइम आपको अकाउंट के पेपर में मिलता है बाकी पेपरों से पहले नहीं मिलता। इसलिए अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है, आपसे कोई गलती हुई है, आपने पढ़ाई अगर अकाउंट की ठीक से नहीं की है, तो सर उन गलतियों को सुधारने का आपके पास एक आखिरी मौका और है। एकदम आपने अब क्या करना, जिस डेट से मैं आपको बताऊंगा उस डेट के हिसाब से सर आपने अकाउंट की तैयारी स्टार्ट करनी है और पेपर के ऊपर मतलब आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर टूट पड़ना है। ये जो टाइम है आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है और एटलीस्ट 14 आवर डेली पढ़ना आपने ना। नेगेटिव लोगों से इस टाइम पे दूर रहना है। बड़े सारे लोग ये भी बोलेंगे यार अभी तक तो तैयारी हुई नहीं, अब क्या तैयारी होगी। आपने उनको भी जवाब देना है कि हाँ अभी भी हमारे पास टाइम है और अभी भी हम एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके जाएंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए बेटा, मेरे हिसाब से जो आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम है वो 28 अक्टूबर है। लेकिन आपकी अकाउंट की ऑलरेडी तैयारी कैसी है, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है, उसके हिसाब से सर आप इस टाइम को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, बट ज़्यादा मैनेज मत करना। आई मीन टू से आप 27 इवनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या 28 को सर आप आफ्टरनून में स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा सर फ्लेक्सिबिलिटी रखना फर्स्ट डेट की, लेकिन इससे ज़्यादा सर फ्लेक्सिबिलिटी मत रखना, ठीक। आपको जो सबसे पहले चैप्टर करना चाहिए कौन सा करना चाहिए, इससे पहले मैं एक बात और आपको बताता हूँ। मैंने ना कुछ दिन पहले सीए इंटर अकाउंट का एबीसी एनालिसिस शेयर किया था, जिसमें मैंने सर क्या किया था, एक हायरार्की बनाई थी चैप्टर की कि नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। और सर जिस हायरार्की से मैंने चैप्टर दे रखे सर उसी हायरार्की से सर इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, जो आपको आज शेड्यूल बना के दिया कहीं ना कहीं सर इस चीज को ध्यान में रखा है, ठीक। एक बात और, इंटर अकाउंट का स्टडी मटेरियल बैच सर, जिसमें स्टडी मटेरियल के आपके सारे इलिस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन और रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आरटीपी, एमटीपी और इतना ही नहीं सर, अर्लियर अटेम्प्ट्स की आरटीपी एमटीपी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर रखी है। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए सर वो आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक। कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए सर आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और एक बात और सर, इंटर अकाउंट के 120 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। मैं वो क्वेश्चन एबीसी एनालिसिस और मई 18 से लेके मई 23 तक सर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उसका एक मैंने ट्रेंड क्या है उसका, ठीक है, उसकी एक पीडीएफ बना रखी। ये सारी फाइलें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सारी फाइलें आपको और इंक्लूडिंग सर ये वाली फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ये सारी फाइलें आपको मिल जाएंगी, ठीक। आइए डिस्कस करते साहब, सबसे पहले आपको इस टाइम पे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। देखिए 28 अक्टूबर को सर सबसे पहले आपको इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है, 2 टाइम्स आप रिवीजन कैसे करेंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक। इसके बाद सर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर करना चाहिए। सर फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन ऑफ एएस एंड इंड एएस, बच्चे इस चैप्टर को बड़ा हल्का लेते हैं। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 2 आवर्स आपको रिवीजन में लगेंगे इन दोनों चैप्टर के ना, और यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सर हर बार आता ही आता है। उसके बाद सर आपको 28 अक्टूबर को ही 2 एएस और करने हैं, AS2 एंड AS10। 29 अक्टूबर को सर हायर परचेज आपका AS11, 16, 12, 1, फाइनल अकाउंट एंड शेड्यूल 3, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बोनस शेयर एंड राइट शेयर का चैप्टर कवर करना, ठीक जी सर।
30 अक्टूबर को सर आपको ब्रांच का चैप्टर मॉर्निंग में कवर करना, फ्रीडम्स फ्रॉम डिबेंचर, फिर प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और 31 अक्टूबर को सर आपको कैश फ्लो का चैप्टर कवर करना, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर कवर करना और डिपार्टमेंट अकाउंट का चैप्टर कवर करना। सर एक बात बताइए, हमारे एग्जाम तो 2 नवंबर को है ना? हाँ जी बिल्कुल 2 नवंबर से सर, लेकिन आपने जो शेड्यूल दिया है सर ये 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल कंप्लीट हो गया बेटा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि देखिए जो चैप्टर आप ना यहां पढ़ेंगे ना उसमें और पेपर की डेट में ना 5 से 6 दिन का गैप आ जाएगा। इसलिए सर मेरा टारगेट ये है कि आप ना एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करके जाएं। सेकंड रिवीजन में सर आप क्या करेंगे सर, 2 नवंबर को ना आप एएस फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन ऑफ एएस इंड एएस, ठीक, इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सर ये 4-5 टॉपिक आप करेंगे कब सर? 2 नवंबर को। और इसके अलावा सर जितने टॉपिक हैं वो 1 नवंबर को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना, सेकंड रिवीजन में सर आपने कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं, क्या क्या सर चीजें फॉलो करनी, आइए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करेंगे कि 3 आवर्स के दौरान सर आपको किन बातों का ध्यान रखना, ठीक। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर आपका, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो क्या इस टाइम पे हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि जितने सर आप क्वेश्चन इस टाइम पे सोल्व करके देखेंगे ना सर उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप क्वेश्चन की सर सिर्फ ऑडिट करेंगे ना तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको सॉल्यूशन आता हो लेकिन आप उसे अप्रोप्रिएट सर ना लिख पाए, उसे ठीक से ना लिख पाए, ठीक जी सर। देखिए क्या हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरी तरह सोल्व करके देखना चाहिए, आई मीन टू से प्रॉपर फॉर्मेट बना के देखना चाहिए इस टाइम पे? आंसर इज नो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सेकंड अप्रोच, क्या सर हमें ऑडिट करना चाहिए? ऑडिट का मतलब क्या है, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, क्वेश्चन पे टिक, आंसर पे टिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एग्जाम में क्या हो गया पता नहीं लगेगा। इस अप्रोच से मैं बिल्कुल मना करूंगा। तो सर आपके हिसाब से हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? सर हमें एक ऐसी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जिसमें सर आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप उसको सोल्व भी कर लें और आपका टाइम भी कम लगे। आइए इस अप्रोच के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए सर आपने पता क्या करना है, सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिख के सर क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर सर जैसे मान लो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, सर आपका प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख से, प्रॉफिट लिख लिया आपने। अच्छा सर, सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपने अकाउंट बनाया और फिर आपने जैसे अकाउंट बनाया तो आपने क्या करना है, पीपी के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, जो भी बैलेंस है मान लो 130 है, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, ठीक है। सर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन का अमाउंट लिख लिया। क्वेश्चन ने सर डिस्पोजल ऑफ असेट की इन्फॉर्मेशन दी है, सर आपने क्या किया, असेट डिस्पोजल का लेजर खोल लिया, ठीक है। सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिखना है। आपका परचेज ऑफ फिक्स सेट जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया सर 350 आ गया तो 350 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे लिखना सर आपने ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो हम अगर ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें हमें कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो अगर आपको इस बात का डर है ना तो फिर आप एक एक वर्ड लिख लो, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में पी लिख दिया आपने, ठीक है। सर आपका इंक्रीज इन इन्वेंट्री है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऐसे करके लिख लो, क्योंकि इससे सर आपका ना लिखना टाइम बचेगा और आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रॉपर सोल्व करके देख लेंगे। एक दो बातें सर आपने और ध्यान रखनी है, डुप्लीकेट क्वेश्चन इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जैसे कोई डुप्लीकेट क्वेश्चन आता है सर कट करते हुए चलना, ठीक। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन किया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, एक या दो एडजस्टमेंट अलग है, तो आप उन एक या दो एडजस्टमेंट को लिख के देख सकते हैं, बाकी सर ऑडिट कर सकते हैं, ठीक जी सर। सर अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमने कंप्लीट सोल्व करके देख लिया इस अप्रोच के तहत, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन और आया उसमें ना 2-3 एडजस्टमेंट अलग है लेकिन उसका इंपैक्ट ना पूरे क्वेश्चन पे आ रहा है, पूरे सॉल्यूशन पे आ रहा है, तो उस केस में आप पता क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देख लेंगे, ठीक। सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप ना कैलकुलेटर पे सोल्व करके देख सकते हैं, जैसे आपका AS2 के क्वेश्चन आते हैं आप कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं, AS16 के क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक। सर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जैसे AS1 के क्वेश्चन हो गए, AS12 के क्वेश्चन हो गए, तो सर उनको क्या हम लिख के देखें इस टाइम पे ना बेटा, उनको ना ओरली सोच सकते हैं और फिर आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक जी सर। जब भी सर आप क्या करेंगे कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो हर चैप्टर से ना आपने क्या करना है 2 से 3 क्वेश्चन सर नोट करने हैं इस रिवीजन के लिए ना, और इसे ना प्रॉपर टारगेट ओरिएंटेड बनाना है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं डन डन डन। अगर मान लो बाई चांस सर कोई टॉपिक पेंडिंग है तो उसका प्रेशर नहीं लेना है सर, उसको नेक्स्ट डे कवर कर लो। और यहाँ पे सर 1 नवंबर पे हम लोग क्या करेंगे सर, जो चैप्टर हमें अच्छे से आता है और आसान सा चैप्टर है उसको सर स्किप कर सकते हैं फिर, ठीक। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी चैप्टर आपका डिले चल रहा है, आइए अब डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम आपको किन बातों का ध्यान रखना है।
देखिए सबसे पहले सर जो आपको 15 मिनट मिलेंगे ना, 15 मिनट्स मिलेंगे, आपने उसमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना पहले, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो सर आपको अल्टीमेट सोल्व करना ही करना है। आपने बाकी पेपर पढ़ना है और उसमें ना सर क्वेश्चन का ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना, फिर कौन सा क्वेश्चन करना है। और जब आप ऑर्डर सेलेक्ट करें ना, तो आप ना स्मॉल क्वेश्चन से पहले सर स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन ना पेपर का। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। अगर आप बिग क्वेश्चन स्टार्टिंग में सर शुरू करेंगे ना, तो वो टाइम ज्यादा ले सकता है और आपका पेपर रह सकता है, क्योंकि जो अकाउंट का पेपर आता है वो लेंथी पेपर आता है और इसमें एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें पूरा पेपर सोल्व करके आना है। इसके लिए सर बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप पहले स्मॉल क्वेश्चन से अपना पेपर स्टार्ट करें। और स्मॉल क्वेश्चन में सर आप जब सेलेक्ट करें तो कैसे सेलेक्ट करें, जैसे मान लो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और आपको लग रहा है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ना आपको 12 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगी, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और उसमें लग रहा है सर आपको 8 to 9 मिनट्स इसके अंदर लग सकती है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। फिर ना अगर 15 मिनट्स में सर आपने पूरा पेपर पढ़ लिया है अदर देन कंपलसरी क्वेश्चन और आपने ऑर्डर भी सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर आप उसके बाद क्या करें, कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ें। ठीक जी सर, आपको मैंने बता दिया कि आप जब पेपर को सोल्व करेंगे तो सर आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले स्मॉल क्वेश्चन फिर बिग क्वेश्चन फिर बिग क्वेश्चन। ठीक जी सर। सर अगर पेपर टफ आ गया तो क्या करें, मैं आपको बता दूं। अगर पेपर टफ आ गया ना, तो सर वो सबके लिए टफ होगा। और टफ पेपर में सर ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन टफ होते हैं। मैं आपको बताता हूं आसान पेपर और टफ पेपर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सर 10 to 15 मार्क्स का पेपर बिल्कुल लड्डू आता है, चाहे वो आसान पेपर है या टफ पेपर है। 60 मार्क्स के आसपास का पेपर सर एवरेज पेपर आता है, चाहे वो आसान पेपर है टफ पेपर है। अगर आसान पेपर आ गया सर, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आसान होगा या एवरेज होगा। और अगर टफ पेपर आ गया ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट है सर वो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। इसलिए सर आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और वो टफ पेपर सर सबके लिए कॉमन है। ठीक है जी सर। सर अगर मान लो हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, उसके 1 या 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, तो उसमें हम क्या करें, उस केस में हम क्या करें, मैं आपको बता दूं। सर आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, कॉन्सेप्ट का जो आपके पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। और जो 1-2 पॉइंट में आपको दिक्कत लग रही है ना, पहले उनको आप साइड में कर देंगे। फिर आप देखेंगे सर जैसे ही सर आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे बढ़ता रहेगा ना, जैसे जैसे आगे सोल्यूशन बढ़ता रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा उन एडजस्टमेंट के लिए भी। ठीक जी सर। सर अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमें बिल्कुल नहीं आता, तो क्या हमें 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए? हाँ जी, आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन है जिसकी कुछ एडजस्टमेंट आपको नहीं आती है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती, कोई बात नहीं। आप ना जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, उनका ज्ञान है सर, आपके पास जो लॉजिक है उसके हिसाब से सर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा ठीक हो जाए, बस आपने सर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये बेटा कुछ बातें हैं जिनको आपने फॉलो करना है, प्रॉपर वर्किंग नोट बना के खुला खुला लिखें। सर अगर एक क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट हैं, तो सर सारे पार्ट एक जगह लिखें। हाँ ऐसा हो सकता है कि पार्ट बी आपने पहले कर लिया, पार्ट ए सी आपने बाद में कर लिया, वो सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन के सारे पार्ट सर एक जगह लिखें। ठीक, हर क्वेश्चन सर नए पेज से स्टार्ट करें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच सर मैंने पूरा करा दिया था, और उसमें स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन और साथ में रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कवर है। आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं सर उन सबको। और जो एबीसी एनालिसिस की सीट है, और ये सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। 1-2 बातें और जो इस टाइम आपने ध्यान रखनी है। सर इस टाइम पे ना थोड़ा सा डर जरूर लगेगा, लेकिन उस डर की वजह से ना सर आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, बल्कि और एग्रेसिव वे में पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैं बता दूं, आप में से ही कोई ना कोई फर्स्ट रैंक होल्डर बनेगा, और इस टाइम उसको डर लग रहा होगा। ये बड़ा नेचुरल है। ठीक, आपने सर एटलीस्ट 14 घंटे डेली पढ़ना है, सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और दोस्तों से ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी से डिस्कस कर भी लोगे ना, तो आपकी तैयारी थोड़ा बढ़ जाएगी उससे, बल्कि उससे टाइम वेस्ट ही होगा। आपने अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आना है। सर कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए कि जो टाइम बचा हो सर हम उसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और एग्जाम को इस बार फोड़ के आएंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।